झगड़ालू जेठानी, होशियार देवरानी। शोभेपुर गांव में सुगंधा अपने पति धर्मेश और दो बेटे जीतू और पारस के साथ रहा करती थी। जीतू की शादी जूली से हुई थी। हॉल में बैठा ससुर अखबार पढ़ते हुए रसोई में काम कर रही बहू से बोलता है। बहू, अरे ओ जूली बहू, जरा जल्दी से एक कप चाय तो पिला दे। अरे मलाई मारकर। ससुर जी को भी ना चैन नहीं, बस हर दूसरे पल चाय की प्याली की फरमाइश लेकर शुरू हो जाते हैं। जूली भाभी, जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। अरे भाग्यवान, मेरी दफ्तर की फाइल कौन सी ड्रॉर में रखी है, मिल नहीं रही। बहू, मेरी चाय का क्या हुआ, इतनी देरी हो गई है। अरे कहाँ रह गई भाग्यवान, जल्दी से आओ। बहू बेचारी सोच में पड़ जाती है कि किसका काम पहले करूं, और गुस्से में बाहर आकर गरजते हुए बोलती है। बस कीजिए आप सभी, जिसे देखो जूली का राग अल्पाए हुए हैं। जुलूस निकाल कर रख दिया है जूली का। माँ जी, अब ये ससुराल की बढ़ती जिम्मेदारियां मुझसे अकेले नहीं संभाली जाएगी। बेहतर होगा कि आप मेरा हाथ बटाने के लिए देवरानी ले आए, वरना मैं मायके चली जाऊंगी और आप सभी देखते रह जाओगे। बहू की धौंस भरी धमकी सुनकर ससुराल के लोग सोच में डूब जाते हैं, जिसके बाद सास बोलती है। वैसे बहू, तेरी बात में दम तो है। पारस भी शादी के लायक हो चुका है, अब तेरी देवरानी की तलाश जारी करनी ही पड़ेगी। काफी खोजबीन के बाद सुगंधा की तलाश दिल्ली शहर में रहने वाली दीप्ति पर खत्म होती है। कुछ ही दिनों के बाद दीप्ति बहू बनकर ससुराल आती है। ससुराल में तुम्हारा स्वागत है देवरानी जी। शुक्रिया जेठानी जी, आपने मेरा स्वागत किया, मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ देर बाद देवरानी अपने कमरे में आ जाती है और अगली सुबह देवरानी जल्दी सुबह जागकर सारा काम करती है। तभी जेठानी बोलती है। दीप्ति, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसीलिए तुम्हें सारा खाना अकेले ही पकाना पड़ेगा। मैं चाहकर भी तुम्हारा हाथ नहीं बटा सकती। कोई बात नहीं जेठानी जी, वैसे भी इतने वक्त से तो आप ही ससुराल की जिम्मेदारी संभालती आई हैं ना। चंट जेठानी अपनी देवरानी के सामने झूठी सफाई का दिखावा करके अपनी जिम्मेदारियों से बच निकलती है। वही देवरानी खुशमन से सभी के खातिर खाना बनाकर मेज पर परोसती है। आप सभी खाना शुरू कर सकते हैं। ससुराल के सभी सदस्य जैसे ही खाने का एक निवाला खाते हैं तो बोलते हैं। अरे वाह छोटी बहू, अरे क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। मिर्ची मसाले के मामले में तो एकदम नब्बा तुला हाथ है तुम्हारा। सचमुच बहू, तेरे हाथों के बने खाने के आगे तो हलवाई के हाथ भी फीके पड़ जाएं। इतना लजीज खाना बनाया है तूने, स्वाद तो मुंह में घुल मिल गया है। सचमुच दीप्ति, बड़ा ही दमदार खाना बनाया है तुमने। बस ऐसा ही जायकेदार खाना बनाना अपनी जेठानी को भी सिखा दो, क्योंकि इसे तो झगड़ा झंझट करने के सिवा कुछ और आता ही नहीं है। अपनी देवरानी की तारीफों से जली भुनी जेठानी अपनी जुबान से अंगारे बरसाते हुए बोलती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो जैसे तुम्हें खाने में जहर परोसती थी ना। मेरे प्यारे पतिदेव, देवरानी ने एक दिन खाना बनाकर खिला क्या दिया, सभी के जुबान से फूल झड़ने लगे। और जब यही खाना मैं बनाती थी तो सभी मुंह सड़ाकर खाते थे। अपनी जेठानी का झगड़ालू अवतार देखकर देवरानी दंग होकर फुसफुसाती हुई बोलती है। ये जेठानी जी तो बड़ी ही जलोकड़ी निकली। किचन में तो मेरे सामने मीठी छुरी की तरह चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी, और अब देखो, देवरानी की जरा सी तारीफ भी नहीं सुनी गई। देवरानी उस बात को भूल जाती है, मगर झगड़ालू जेठानी अभी कहाँ थमने वाली थी। उसी शाम, अरे ओ देवरानी जी, जल्दी से यहाँ आओ। जी जेठानी जी, आपने बुलाया। सूरज ढले घंटा भर हो गया, मगर तुम्हें तो वक्त का कोई तकाजा ही नहीं। अरे रात के खाने की तैयारी क्या 12 बजे के बाद करोगी? जेठानी जी, आप फिक्र मत कीजिए, खाना मैं बना लूंगी, और नींबू पानी भी। वो क्या है, आपका पारा हमेशा चढ़ा ही रहता है, इसलिए अपनी ये उलुल जुलुल बातें ना जूली को मत सुनाओ, समझी? अब सभी को तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद पसंद आ गया है, इसीलिए अब से खाना तुम ही बनाओगी। मैं रसोई घर में अब कोई रिस्क नहीं लूंगी। जलोकड़ी जूली अपनी देवरानी पर हुक्म जताकर कमरे में चली आती है
ऐसे ही समय बीतता है और बेचारी देवरानी अकेले ही ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभालती। तभी एक दिन उसका पति पारस उसे बोलता है, दीप्ति, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम सब कुछ अकेले ही कर रही हो। भाभी किसी भी कामकाज में तुम्हारा हाथ नहीं बटाती। जाने दीजिए पारस, शायद मैं जेठानी जी के मुंह लगकर ससुराल की शांति भंग नहीं करना चाहती। दीप्ति ऐसा बोल ही रही थी कि उसकी सास सुगंधा वहां आकर बोलती है, छोटी बहू, अगर तू ऐसे ही जरूरत से ज्यादा काम करती रही तो बीमार पड़ जाएगी, और अगर 2 जन मिल बांट कर काम करेंगी तो अच्छा रहेगा। सास की बातें सुनकर देवरानी खुद से बोलती है, ठीक ही तो कह गई माँ जी। वैसे भी जब से मैंने जेठानी जी को ढील क्या दी, वो अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर जरूरत से ज्यादा ही कामचोर बन गई हैं। थोड़ी ही देर बाद दीप्ति अपनी जेठानी के कमरे में आती है, जहां जूली टीवी में सीरियल देख रही थी। जेठानी जी, अगर आपकी सास बहु साजिश वाली सीरियल समाप्त हो गई हो तो मैं बता देती हूँ कि शाम का खाना आप बनाएंगी। खाना बनाना तो दूर, मैं किचन में कदम तक नहीं रखूंगी। वैसे भी सभी को तुम्हारे हाथों के खाने का चस्का चढ़ा है। ठीक है, खाना मैं बना लूंगी, बाकी का बचा काम आप कर लेना। उम्मीद है इतना तो आप कर ही सकती हैं। मैंने एक बार कह दिया ना, तो बस मैं कोई काम नहीं करूंगी। देवरानी हो देवरानी की तरह रहो। जेठानी पर दादागिरी झाड़ने की बेफिजूल कोशिश मत करो। देखो जेठानी जी, ये झगड़ा झंझट करके इस बार आपकी दाल आपकी देवरानी के सामने नहीं गलेगी। या तो बर्तन कपड़े आप धो या खाना पकाना खुद करो। जेठानी अपने ही फट्टे में फंस कर रह जाती है और कुड़कुड़ाती हुई कपड़े धोने चली जाती है। देवरानी होकर मुझ पर दामन चलाती है, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। मैले कुचैले कपड़े धोऊंगी मैं और दोष दूंगी अपनी देवरानी को, जिसके बाद मेरी देवरानी खुद ब खुद ससुराल वालों की नजरों में खटकने लगेगी। जेठानी जानबूझकर कपड़ों को गंदे तरीके से धोकर बोलती है, बस अब थोड़ी देर के बाद होगा धमाका। कुछ देर बीतने पर जूली अपने कमरे से बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सासू माँ, ससुर जी, देवर जी, अरे जल्दी से यहाँ आओ, गजब हो गया। अरे क्या हो गया? अरे ये देखिए, मेरी चिड़ोकली देवरानी ने जानबूझकर मेरे धुले कपड़ों को दाग से भर दिया। अरे बड़ी बहू, दिन दहाड़े ही भांग खा ली है क्या? सारे कपड़े तो एकदम साफ है। तुझे बेफिजूल में झगड़ने की बुरी आदत पड़ गई है। और नहीं तो क्या जेठानी जी, मैं आपकी देवरानी हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी जो आपका काम बढ़ाऊंगी। सास की फटकार और देवरानी की होशियारी देखकर झगड़ालू जेठानी जल भुनकर राख हो जाती है। मगर इतने सब से भी झगड़ालू जेठानी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। जेठानी लगातार जाल बनाती, मगर देवरानी अपनी होशियारी से हर जाल को मात दे देती। एक रात की बात है। देवरानी जी, माँ जी तुम्हें बाहर बुला रही हैं, मगर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अरे तो मैं क्या तुम्हें झूठ बोलूंगी? तुम्हारी जेठानी सिर्फ जुबान की कड़वी है, झूठी नहीं है। जेठानी की बातों में आकर देवरानी सास के पास चल पड़ती है। तभी जलोकड़ी जेठानी अपने लिए अलग से सब्जी निकालकर मिर्च की बरनी दाल और सब्जी में उड़ेल देती है। अब मजा आएगा जब सभी अपनी चहीती के हाथों बना मिर्चदार खाने का चटकारा लगाएंगे। थोड़ी ही देर बाद देवरानी सभी को खाना परोसती है और जैसे ही जेठानी सभी के साथ खाना खाती है, उसकी जुबान से बड़ी चीख निकल पड़ती है। ओह माँ, मर गई। मैंने तो ये मिर्च इन सभी के खाने में डाला था, फिर ये मिर्च मुझे क्यों लग रही है? क्योंकि मिर्ची जलने वाले को ही लगती है जेठानी जी। मुझे पता था कि मेरे किचन से निकलते ही आप कोई ना कोई कारस्तानी करेंगी, इसलिए मैंने पहले से ही दूसरी दाल और सब्जी फ्रिज में रख दी थी। अरे कैसी डायन देवरानी है, अपनी जेठानी की जुबान जला डाली। उम्मीद है जेठानी जी, इसके बाद आप मेरी मुश्किल और नहीं बढ़ाएंगी, क्योंकि आपकी देवरानी की होशियारी हर बार आपके चाल से 2 कदम आगे की होती है। आखिर में देवरानी की होशियारी के आगे जेठानी हार मान जाती है और अपनी जिम्मेदारियों को बगैर किचकिच किए निभाने लगती है। प्रवेश के 5 बेटे थे। पत्नी के मरने के बाद उसने न सिर्फ एक पिता बल्कि माँ दोनों का बड़ी ही ईमानदारी से अपने 5 बेटों का पालन पोषण करके उन्हें सामान्य शिक्षा दीक्षा देकर आगे की पढ़ाई के लिए 5 को विदेश भेज दिया। कुछ सालों बाद
अरे देखा तो मंगला, समय के पड़ाव कितना जल्दी पार हुई गवा। हमरे पांचों पांडव पढ़े खातिर बिलायत गए हैं। जाने हमरे पांचों सबूत कब आई हैं। प्रवेश ये बोल ही रहा था कि उसके पांचों बेटे अपनी विदेशी पत्नियों के साथ दहलीज पर दस्तक देते हैं। अरे बेटवा, तुम पांचों को देखे खातिर मन कितना आतुर हुई रहे। अरे बेटवा, इस विदेशी पहरावा पहने पांचों कौन है? पिताजी, ये पांचों आपके बेटों की बीवियां हैं। अरे बेटवा, ई का मतलब कि पांचों विदेशन हमारी बहुरिया है। जी हाँ बाबूजी। बेटवा, लेकिन हमका ई शबन के विदेशी शब्द स्वर कैसन समझ में आई? हम तो ठहरे बिहारी बाबू। डोंट वरी ससुर जी, हमको हिंदी आती है। हाँ पिताजी, हम पांचों की पत्नियों को हिंदी आती है। वैसे तो ये पांचों विदेशी हैं, मगर इनके पिता स्वदेशी हैं, वो इंडियन हैं। अरे जैसा देश वैसा भेष। बहुरिया तनिक तुम पांचों ठहरी यहाँ। प्रवेश आरती की थाली लाकर अपनी पांचों विदेशी बहुओं की आरती अर्चना करता है। आओ बहुरिया, भीतर आओ। जी ससुर जी। इसके पश्चात पांचों अपने पतियों के संग अपने अपने कमरे का रुख करती हैं और प्रवेश बोलता है, अरे आज हमारे कंधे से पांचों बिटवा के ब्याह की जिम्मेदारी भी उतार गए। मंगला, अब हमारी बहुएं घर के बागडोर संभाली हैं। अगली सुबह। अरे बिटवा, इतना भोर सवेर तुम पांचों पांडव कहाँ चल दिए? पिताजी, अब हम पांचों हमेशा यहीं रहेंगे, क्योंकि इस बढ़ते बुढ़ापे में आपको हमारी जरूरत है। हम पांचों ने विदेश से अपना काम ट्रांसफर कर लिया है। अच्छा पिताजी, हम पांचों चलते हैं, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। कुछ देर बाद प्रवेश की पांचों बहुएं क्रिस्टीना, बेला, एना, रीमा और राइमा नीचे आती हैं और सोफे पर पसर जाती हैं। तभी प्रवेश की पांचवी बहू क्रिस्टीना कहती है, हे यू बिहारी बुढ़ऊ, कम विद मी। अरे बहू, तुहार अंग्रेजी बोलवाला हमका नहीं बूझात है। नो प्रॉब्लम। सुनो ससुर जी, फटाफट से किचन में जाकर हमारे लिए कैपेचिनो बनाओ। अरे बहुरिया, बहुरा गाइल हो का? तुम्हारे रहते ससुर काम करे ये तनिक भी शोभा नहीं देत है। देखिए ससुर जी, सुबह सवेरे हमें तुम्हारा बेतुका लेक्चर नहीं सुनना। जितना कहा है उतना करो, वरना का बहुरिया? वरना हम तुम्हारे पांचों सपूतों को 7 समंदर पार लेके चली जाएंगी। अरे नहीं बहुरिया, हम तुम पांचों के पांव पड़त हैं। आपन बुढ़ाऊ ससुर पर ऐसन बिजुरी न गिराना। हम तुम पांचों बहुओं की चाकरी गुलामी करब। वेल डन ससुर जी, अब काम पर लग जाओ। बेचारा ससुर बेटों से दूरी साधने के खौफ से सनसनाकर बहुओं की बंधुआ मजदूरी करने लगता है। पतियों की गैर हाजिरी में पांचों विदेशन उसे नौकरों की तरह काम करवाती। एक दोपहर, सुन बे बूढ़े, ये पकड़ 50 रुपए और बाजार से जाकर स्वीट कॉर्न लेकर आ। हम पांचों को स्वीट कॉर्न सूप पीना है। बहुरिया, इस गांव है विदेश नहीं, यहाँ बाजार हाट सांझ को लागत है। ससुर जी, स्वीट कॉर्न सूप तो हम पांचों को अभी पीना है, सो चुपचाप से ये पैसे पकड़ो और जो कहा है करो। मगर बहू, यह स्वेटर कान होत है का? ओह गॉड, इन देहाती को ये भी नहीं पता गांव के कबाड़ स्वीट कॉर्न मीन आपकी भाषा में भुट्टा। ठीक बा बहू, अब हम वही लावत है। भूख से बिलबिलाता प्रवेश विदेशी बहुओं की फरमाइश को पूरा करने के लिए बाजार की ओर अग्रसर होता है, मगर कड़कती धूप में वो बीच सड़क पर बेहोश हो जाता है। उसी बीच उसके पति वहाँ से घर लौट रहे होते हैं। वह उसे लिए घर आते हैं। तुम पांचों के रहते पिताजी सड़क पर बेसुध बेहोश पड़े हुए हैं। अब चुप्पी साधे क्यों खड़ी हो? पांचों एक दूसरे के चेहरे की ओर ताकने लगती हैं। तभी प्रवेश बेहोशी से बाहर आता है। ससुर जी, कितनी बार समझाया है ना आपको, यूं देर दोपहर बाहर ना जाने को। देखा, आपके कारण हमारे हस्बैंड हमें ब्लेम कर रहे हैं। आवर डियर हस्बैंड, हम तो सारा दिन ससुर जी की इतनी केयर करते हैं। बताइए ससुर जी, क्या हम बहुएं आप पर सितम ढाती हैं? बेटवा, ऐसन कछऊ नहीं। हमारी बहुएं तो बेटियों से बढ़कर हमरा खास ख्याल रखत हैं। प्रवेश की हिचकिचाहट उनके पांचों बेटों को खूब खलती है। समय गुजरता है। अपने पतियों के पीठ पीछे 5 विदेशी बहुएं अपने बूढ़े ससुर पर सैकड़ों कामों का कहर ढाती हैं। तभी एना के फोन पर कॉल आता है। हेलो, हे एना, हाउ आर यू? हे लीजा, वेयर आर यू? इन इंडिया। ओह रियली, लेट्स मीट लीजा, सी यू सून। ये कहकर एना फोन काट देती है और कहती है,
सुनो ससुर जी, आज शाम को मेरी एक फॉरेन फ्रेंड आने वाली है। सारा घर एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अंडरस्टैंड? हाँ ठीक बा बहुरिया। बूढ़ा ससुर भूखे प्यासे पूरा दिन कोने कोने की सफाई में अस्त व्यस्त रहता है। बहुरिया तुम कहो तो तनिक देर सुस्ता लें। ससुर जी, अगर आपने आराम करने की सोची ना तो हम आपका जीना हराम कर देंगी। अरे जब देखो तुम पांचों बहुरिया बेचारे बूढ़े ससुर को सतावत रहे दो, बस वही कबा, अब और नहीं। सोच लीजिए ससुर जी, कहीं आपकी ये सुस्ती आपके 5 बेटों को 7 समंदर पार न पहुंचा दे। ये बोलकर 5 प्रवेश को घेर कर गुनगुनाने लगती हैं। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान लो ये बात, चुप्पी साध कर दो काम का आगाज। थोड़ी देर में सांझ ढल जाती है। लीजा दरवाजे से दस्तक देती है। हेलो लेडीज। हेलो लीजा। प्रवेश लीजा को जूस देता है। ये लो गौरी मैम, जूस पियो। ससुर जी, मुंह बंद करके सर्व नहीं कर सकते क्या? क्यों हम 5 बहुओं को एम्बैरेस्ड कर रहे हो, कटी कहेंगे। भूल हो ही गई बहुरिया। Hey ladies, who's this old man? लीजा के प्रश्न पूछने पर 5 आपस में खुसर-फुसर करने लगती हैं। लीजा को पता चल गया कि यूं हमारे ससुर हैं तो हमारी नाक कट जाएगी। He is just a servant, nothing else. 5 विदेशी बहुओं को ये पता ना था कि उनकी सारी हरकत बाहर खड़े उनके पति देख चुके हैं। हम 5 भाइयों से बड़ी भूल हो गई है, मगर अब इन्हें सबक सिखाना होगा। मगर कैसे? पिताजी कहते हैं कि जब तक जैसे को तैसा न दो, उन्हें सबक नहीं मिलता। प्रीत उन 5 के पिता हंसराज को फोन करके सारी वारदात बताता है। ये बोलकर हंसराज अपनी बेटियों को फोन करता है। Hey daddy, how are you? अरे, you're dead. I'm not fine, my daughters. Your brother and her wife create the bad decisions every day. Hey daddy, don't cry. Your daughters are with you. We are coming. 5 बहनें अपने पति के साथ विदेश पहुंचती हैं और अपने पिता को सड़क पर पाकर कहती हैं, डैडी, are you okay? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। 5 बहन अपने पिता के साथ अपनी भाभी के पास आकर कहती हैं, हाउ डेयर यू इलियाना, तुम डैडी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये घर, ये दौलत हमारे डैडी की है, तुम उनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव कैसे कर सकती हो? वेल डन बेला। इतना लंबा चौड़ा भाषण देते शर्म नहीं आती? तुम 5 भी तो वही कर रही हो। What do you mean? मैं समझा था, तुम 5 जो अपने पति के पिता के साथ कर रही हो, वो बहुओं की बेशर्मी नहीं, अपने बूढ़े ससुर के साथ नौकरों से बदतर बिहेव किया, और वहीं जब तुम्हारे डैडी के साथ दोहराया गया तो बहुत बुरा लगा। ये सुनकर 5 बेहद शर्मसार होती हैं। अरे, अपना स्वार्थ साधने के लिए तुम 5 ने अपने बूढ़े ससुर के साथ जो किया वो बहुत बुरा था। जाओ और नए सिरे से शुरुआत करो। 5 बहुएं 7 समुंदर पार पुनः अपने ससुर के पास आकर उसके पाँव में गिरकर कहती हैं, ससुर जी, अपनी 5 बेवकूफ बेबाक बहुओं को माफ कर दीजिए। जिस उम्र में हम बहुओं को आपकी सेवा बारी करनी थी, हमने आप पर सैकड़ों सतब किए। अरे, हमारे दिल में तुम्हार खातिर कौनो मैल नाही बहुरिया, बस अब आपन ससुराल संभाल कर अपने ससुर को निजात दो। इस तरह अंत में 5 विदेशी बहुएं स्वदेशी बहू के सांचे में ढलकर अपना ससुराल संभालने लगती हैं और सभी मिलकर खुशहाल परिवार की तरह रहने लगते हैं। एक गांव में किशन, नरेंद्र और शिव नाम के 3 दोस्त रहा करते थे। तीनों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। आज भोर को जब वो तीनों चले जा रहे थे, तब गणपत नाम का एक शख्स कहता है, इतने भोर सवेर को गांधी जी के 3 बंदरों की टोली कहाँ की सवारी करने जा रही है? अरे, काम धाम तो है नहीं, निकम्मों को दिन भर धरती मैया को रौंदते फिरेंगे, नल्ले ने ठल्ले कहीं के। लोगों की जली कटी बातें सुनने के बावजूद भी उन तीनों के चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान थी। तुम तीनों ने अफीम खा ली है क्या? हम सब तुम्हारी खिल्ली उड़ा रहे हैं और तुम सब हंसी के फुहारे बरसा रहे हो। जाने किस मिट्टी से बने ये तीनों नमूने हैं? इतने कड़वे बोल कोई हमको सुनाता ना तो हम कब के जमीन में धंस गए होते। हाँ, अपनों की बातों का भला क्या बुरा मानना। हम तीनों अनाथ हैं। ये गांव हमारे लिए 4 धाम और यहाँ के निवासी ही हमारा परिवार है। फिर तीनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं, जहाँ एक तपस्वी जंगल के बीचों बीच बेहोश अवस्था में पड़ा होता है। वो फुर्ती से उसके पास आकर उसे देखते हैं।
लगता है सूरज की तपिश के चलते ये बेहोश हो गए हैं। तीनों मिलकर तपस्वी को उठाकर एक घने पेड़ की छांव में लाकर घंटों उसकी देखरेख करते हैं। तभी तपस्वी होश में आते हुए पानी की मांग करता है। पानी, पानी। किशन झटपट से दौड़कर उनके खातिर झरने से पानी भर लाता है और तपस्वी को पानी पिलाता है। बाबा, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? धूप की धधकती ज्वलन के चलते मैं मूर्छित हो गया था। मैंने कई राहगीरों से मदद की गुहार लगाई, मगर किसी ने मेरी दशा पर ध्यान नहीं दिया। जाने क्यों आज संसार केवल अपना स्वार्थ साधना जानता है, मगर वो आगे बढ़कर किसी की मदद नहीं करना चाहता। इंसानियत हर पल के साथ मिट रही है। वो तीनों एकाएक तपस्वी को अपना परिचय बताते हैं कि तपस्वी अचानक से एक सुशोभित देवता में बदल जाते हैं और उनके इर्द गिर्द चमक प्रकाशित होती है। तीनों दोस्त सूझबूझ के हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। वो तपस्वी का भेष एक छल था। मैं ब्रह्मा का दूत हूं, जिसे पृथ्वी का भ्रमण करने को भेजा गया था। तुम तीनों बेहद ही भले मानव हो, इसलिए अब तक जो तुम्हारे हाथ लोगों से मांग करने को आगे बढ़ते थे, आज के बाद वो उनकी जरूरतों को पूरा करने को उठेंगे। तुम तीनों इसी क्षण जादुई पुरुष में बदल जाओगे और तुम अपने मुख से सोना, पैसा और भोजन बरसाओगे। जाओ और अपने जादुई शक्तियों से पुरुषार्थ करो। तथास्तु। दूध की ओझल होते ही तीनों एक दूसरे के अक्ष को निहार कर कहते हैं, क्या सचमुच हम तीनों जादुई दोस्त बन चुके हैं? अगर सचमुच हमारे अंदर जादू विद्यमान है तो इसी क्षण हमको स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। शिव के शब्द खत्म होते ही उसका मुंह खुल जाता है और वहाँ तरह तरह के खाने कतार में आ जाते हैं। अरे शिव तो सचमुच में जादुई पुरुष बन चुका है, तभी तो एक ही पल में इतना सारा पका पकाया भोजन मिल गया। तीनों जादुई दोस्त साथ मिलकर भोजन करके गांव लौट कर आते हैं। पैसों के अभाव से हमारे गांव की अर्थव्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। मैं सबसे पहले अपनी जादुई शक्तियों से यहाँ के हालात बदलना चाहता हूँ। मगर हमको इसकी खातिर मुखिया जी की मंजूरी की जरूरत होगी। तीनों उसी पल मुखिया के घर आ धमकते हैं, जहाँ मुखिया कहता है, क्या बात है, आज तुम तीनों यहाँ? मुखिया जी, हम तीनों दोस्त गांव के बदलाव के सिलसिले में आपसे कुछ विचार साझा करना चाहते हैं। हम तीनों मिलकर गांव की सड़क, जल व्यवस्था, सुलभ शौचालय इत्यादि का निर्माण करना चाहते हैं। ये सुनकर मुखिया ठहाके मारते हुए कहता है, तुम बदलोगे गांव को, हैं? अपनी फटीचर जिंदगी बदलने के लिए एक फूटी कौड़ी हाथ में नहीं है और गांव बदलने की बात करते हो, हैं? शायद आप हमारे परिचय से वाकिफ नहीं हैं। ठहरिए। तीनों दोस्त एक साथ एक मंत्र का जाप करते हैं। माया जालारंभ पुरुषार्थ कुर्वः वेशभूषा परिवर्तन कुर्वान्ति। मंत्र के शब्द रुकते ही चारों ओर तेज चमक निकलने के तीन जादुई दोस्त में बदलकर मुंह खोलकर सोना, पैसा और भांति भांति के खाने बरसाते हैं। क्यों मुखिया जी, हम दोस्तों के जादुई चलचित्र को देख चौंक कर रह गए ना आप? अरे मैं धनीराम इसी क्षण तुम्हें गांव के बदलाव की मंजूरी देता हूँ। जाओ बदलाव करो। अब हम तीनों दोस्त गांव की बदतर हालात को बेहतर बना देंगे। अगले दिन से गांव के एक नई ढांचे की नींव का काम शुरू होता है। गांव में हुए नए बदलावों को देख सभी उनकी वाहवाही करते हुए कहते हैं, तुम तीनों जादुई दोस्तों ने मिलकर गांव की काया पलट कर रख दी। हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें निकम्मा, नकारा, न जाने क्या क्या कहा, मगर तुमने इस गांव का हित किया। हमारे दिल में आप सभी को लेकर कोई मलाल नहीं, क्योंकि हम आपको दिल से परिवार मानते हैं। फिर एक रोज तीनों दोस्त सैर पर निकलते हुए बातें करते हैं। इंसान के जीवन में कलेश का सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी है। क्यों ना हम तीनों दोस्त अपने जादुई शक्ति के वरदान से लोगों की सहायता करें। मगर ये सब कुछ हमको अपने जादुई अस्तित्व को छुपाकर अंजाम देना होगा। चलो हम किसी गुप्त स्थान पर चलकर अपनी शक्ति से मदद मांगते हैं। तीनों दोस्त एक सुनसान वीरान जगह पर आकर अपने जादुई अवतार में आकर कहते हैं, ऐ मेरे जादुई अवतार, मुझे ढेर सारा भोजन दो। ऐ मेरे जादुई यक्ष, मुझे बेशुमार सोना दो। और मुझे बेशुमार पैसे दो। उसी पल वो जादुई रोशनी से भरकर सोना, पैसा और भोजन की भरमार करते हुए उन्हें लेकर चल पड़ते हैं।
तभी उनके कदम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भिखारी के पास आकर रुकते हैं। साहेब, इस भिखारी को भोजन दे दो। ये किस तबके के लोग हैं जो पत्थर की मूर्ति के प्रति रुझान रखते हैं मगर जीते जागते इंसान को खाना नहीं दे सकते? वो तीनों अपना अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहते हैं, ये लो भाई खाना, मेरी ओर से ये कुछ पैसे रखो, और मेरी ओर से एक सोने का सिक्का रखो। इसे तुम कोई भी छोटा मोटा कारोबार आसानी से शुरू कर सकते हो और अपनी जीवनी को बदल सकते हो। उनकी अथाह मदद देख भिखारी के आंखों में खुशी के बादल उमड़ते हुए आंसू का रूप धर के बरस पड़ते हैं। अरे बरसों से ये सीढ़ियां ही हम भिखारियों का घर है। लोगों ने कभी भी हम भिखारियों को भोजन से बढ़कर और कुछ न दिया, मगर आप सभी संबंधी न होते हुए भी इतनी भरसक मदद के साथ हम भिखारी समूह को बेशकीमती प्रेरणा दे रहे हैं। हम सिर्फ गरीबों के जीवन को जड़ से मजबूत करने की एक भरसक कोशिश कर रहे हैं। जादुई दोस्त की मदद से भिखारी गरीबी के धसे दलदल से निकल पाते हैं। तीनों दोस्त देर रात घर लौट कर आते हैं और सवेरे फिर मदद के लिए निकल पड़ते हैं और कई सारे जरूरतमंद और राहगीरों की मदद करते हैं। हमने सभी की मदद कर दी सिवाय एक के। ऐसा कौन शेष रह गया जिसकी मदद करने में हम जादुई दोस्तों के हाथ पीछे छूट गए हैं? वो जगह जहां हमारे जैसे यतीम अनाथ रहते हैं। हमारे पास तो ये जादुई शक्तियां हैं, मगर उनकी खातिर जीवन अभी कठिन होगा। तीनों एक साथ अनाथ आश्रम में दस्तक देते हैं, जहां उनकी भेंट आश्रम के केयरटेकर से होती है। जी नमस्ते, शारदा निकेतन अनाथ आश्रम में आपका स्वागत है। वो दरअसल हम ये कि गरीब अनाथ बच्चों की मदद की खातिर आए हैं। मगर आप तीनों तो छुज्जी झूठ हैं। क्या हम भीतर आके बात कर सकते हैं? वो तीनों भीतर आते हुए कहते हैं, बच्चे, हम तीनों जादूगर हैं जो तुम्हें जादू दिखाएंगे। तीनों दोस्त उस पल जादुई अवतार में आकर बच्चों के सामने खूब सारा खाना, सोना और पैसा बरसाते हैं। दरअसल हम तीनों दोस्तों को जादुई होने का वरदान मिला है, जिससे हम गरीब, बेसहारा और अनाथों की जरूरतों को पूरा करते हैं। आप तीनों अपनी जादू का बेहतर रीति से सदुपयोग कर रहे हैं। आपके द्वारा दिए धन से हमारे अनाथ आश्रम के बच्चों का भाग्य चमक उठेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमने अपने आसपास की सभी की जरूरत पूरी कर दी, मगर अपने जादू का खुद पर जरा भी प्रयोग नहीं किया। नहीं किया तो अब सही। अंत में तीनों दोस्त जादुई शक्तियों का स्मरण करके खुद के खातिर एक खूबसूरत घर तैयार करके एक साथ रहने लगते हैं।